अमीर कजलबाश का एक शेर है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। राजनीति के इसी स्याह समुंदर में नूर की तलाश आज दिल्ली के लोग कर रहे हैं। हर 5 साल में जब जब चुनावी त्योहार दस्तक देता है तो इसी नूर की उम्मीद में जनता नेताओं की सभा में अपने मुद्दों की तलाश करते हुए खड़ी हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली भी लाउडस्पीकर पर चुनाव का शोर सुनकर उम्मीदों का दिया जलाए खड़ी हुई है, ये जानते हुए भी कि देश की सियासत का केंद्र यही दिल्ली है। इसी दिल्ली में भारत का भविष्य लिखने वाला ताजो तख्त रखा है। इसी दिल्ली में बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन आज तक दिल्ली की समस्याएं कोई मिटा नहीं पाया। आज भी दिल्ली टकटकी लगाकर सियासी दलों की तरफ समस्याओं की तख्ती लेकर चीख रही है। और मुझे याद आ रही है मोहम्मद अलवी की एक कविता, अपने आप को ख्वाबों से कब तक हम बहलाएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। इस बार के चुनाव में दिल्ली की आवाम जितने असमंजस में है, उतनी ही कश्मकश में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दल भी हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। नमस्कार, मैं अदिति नागर पॉलिटिकल कॉरिडोर के अपने आज के इस एपिसोड में आपको समझाऊंगी दिल्ली में राजनीति के उस इम्तिहान का सिलेबस जहां जनता जनार्दन ही टीचर है, जनता जनार्दन ही एग्जामिनर है और जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए राजनीति के रंगमंच के किरदार तैयार खड़े हैं। इस वक्त दास्ताने दिल्ली ऐसी है कि दिल्ली के नतीजे देश की सियासत को नई धार दे सकते हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों? बीजेपी को दिल्ली में 27 साल से सत्ता की आस है। अगर बीजेपी जीती तो उसका वनवास खत्म होगा। कांग्रेस अगर कमबैक करती है तो उसकी दिल्ली उसके पास वापस आती है। वो दिल्ली जो 15 साल कांग्रेस के पास रही, और यूं भी कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में कम से कम एक और राज्य ऐसा होगा जहां उसके अपने बूते पर सरकार होगी। साथ ही इंडिया गठबंधन में भी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच उसका कद बढ़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है दोबारा, तो ये अरविंद केजरीवाल की ना सिर्फ नैतिक जीत होगी, बल्कि इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी के बराबर के कद का दावा कर सकेंगे। क्योंकि अगर 49 दिन की सरकार को छोड़ भी दिया जाए तो इंडी गठबंधन में वो ममता के बराबर एक इकलौते नेता होंगे जो 3 बार सीएम बने हुए होंगे, वो भी लगातार। लड़ाई क्यों जरूरी है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस लड़ाई का पेच भी कम दिलचस्प नहीं है। इसको लेकर भी सभी दलों में अलग तरह की रसाकशी चल रही है। अब वो क्या है ये भी समझते हैं। दिल्ली के रण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर वो गठबंधन कर लेती है तो बाकी राज्यों की तरह शायद दिल्ली में भी बी टीम बनकर रह जाएगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस की रणनीति में वही पुराना फॉर्मूला है। कांग्रेस दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में जुटी हुई है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, तो गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो। जब गुजरात चुनाव थे, सोनिया गांधी से बात तक हुई उनकी, लेकिन वहां कांग्रेस ने इसलिए नहीं समर्थन लिया उनका या उनके साथ लड़े क्योंकि गुजरात में भी वो आम आदमी पार्टी को जगह नहीं देना चाहते थे। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा हो, ठीक वैसे ही जैसा दिल्ली में कांग्रेस के अलग लड़ने से बीजेपी को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मुश्किल ये है कि जिस वोट बैंक के लिए कांग्रेस काम कर रही है, एससी और मुस्लिम वोट बैंक, ये वोट बैंक ही अरविंद केजरीवाल का भी एक्स फैक्टर है। और ये क्यों? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल्ली में पारी शुरू की तो कांग्रेस का ही वोट बैंक वो अपने साथ ले गए थे।
तो कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि ये वोट बैंक उसे खैरात में मिले, कि कांग्रेस इस वोट बैंक को गठबंधन के जरिए नहीं बल्कि अकेले लड़कर हासिल करना चाहती है, जितना भी हो। वैसे असमंजस बीजेपी में भी कम नहीं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की 14 रैलियां ये बता रही हैं कि बीजेपी जमीनी स्तर पर झुग्गी वालों, पूर्वांचलियों को, पंजाबी वोटर्स के साथ साथ हिंदू वोटर के पिच पर भी विरोधियों को पटकनी देना चाहती है। ये साफ बात है। जहां एक तरफ जाति पर माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, जहां एससी दलित वोटर्स पे अलग मैनेजमेंट हो रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ एक साथ हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे कुछ हद तक झारखंड में हुई, भले ही जीत नहीं हुई, लेकिन जैसे हरियाणा में हुई, और खुद उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव थे वहां पर योगी खुद लगातार चुनाव प्रचार में थे, उनके ही दारोमदार था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व का फैक्टर दिल्ली में भी उतना कारगर है? अरविंद केजरीवाल अपने एक्शन से समय समय पर सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाते रहे हैं। कभी हनुमान चालीसा का पाठ, कभी बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, और अब पुजारियों के लिए 18,000 की सैलरी देने का वादा। अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी के नेता हैं या उनके जो करीबी हैं, उनको लगता है कि उनके ये कदम दूसरे राज्यों में बीजेपी के विरोधियों के मुकाबले उन्हें हिंदुत्व का फायदा देगा या हिंदुत्व वाले फैक्टर पे करीब रखेगा हिंदू वोटर्स के। इसीलिए बेशक बीजेपी हिंदू वोटर की चैंपियन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भरोसा है कि वो इस पिच पर कमजोर नहीं होंगे। वजह, हर जगह किसी और राज्य में जब बीजेपी चुनाव लड़ती है हिंदुत्व के वोट बैंक पर या हिंदुत्व फैक्टर पे, तो वो ये साबित कर देती है अपनी अपोनेंट को जनता के बीच कि वो एंटी हिंदू है। पर ऐसा अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि दिल्ली की जनता के बीच में ये मैसेज नहीं गया। बीजेपी भी, अरविंद केजरीवाल दोनों हिंदू वोटर्स के साथ हैं, तो ऐसे में कांटे की टक्कर बढ़ जाती है। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे, या यूं कहें कि बीजेपी का एक धड़ा ये चाहता था कि योगी आदित्यनाथ की इतनी संख्या में रैली ना हो। क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रेजेंस है मुस्लिम वोटर्स की, बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर या तादाद नहीं है। ऐसे में अब इसका फायदा होगा, इस एजेंडे ये कारगर साबित हो पाएगा या नहीं, ये तो 8 तारीख ही बता पाएगी। अब अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो उसके पास भी इस चुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ है। अरविंद केजरीवाल 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के साथ अपने अब तक के सबसे मुश्किल रण में खड़े हुए हैं। और अगर लोगों ने कांग्रेस की ओर से दिखाए जा रहे शीला सरकार के विकास की रफ्तार को चुनावी हथियार माना, तो कांग्रेस के लिए कमबैक आसान हो जाएगा। कम से कम कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हो ही जाएगा। और ये केजरीवाल और उसके नेताओं के लिए, उसकी पार्टी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं होगा। और केजरीवाल और उनके जो नेता हैं, उनकी पार्टी है, संगठन है, वो इसी बात से चिंतित है। यहाँ तक कि जब मैं जमीन पर पहुंची, अलग अलग जगह मटिया महल पहुंची और दूसरी जगह पर पहुंची, तो वहां पर ये आरोप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगा रहे हैं कि बिहाइंड द कर्टन्स बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता कांग्रेस को अच्छा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और यहां तक मदद भी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप हैं। जाहिर तौर पर चुनाव इस पूरे प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस बात का डर है। अब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का चुनाव भी दलों के लिए करो या मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुका है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो नरेंद्र मोदी एरा में अब तक हिंदी भाषी राज्यों में केवल दिल्ली ही है जहां बीजेपी केंद्र में तो है, लोगों की पसंद भी है और 7 सीटें जीत कर भी आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है लगातार। क्योंकि साल 2013, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत रोचक तथ्य है, साल 2013 में नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली लाए गए, एक राष्ट्रीय राजनीति में जब वो उनकी एंट्री हुई, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें ही अपना चेहरा भी बनाया। बावजूद इसके 2013 के ही दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तब नरेंद्र मोदी की आंधी ने इस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को उड़ा दिया था। लेकिन 1 साल बाद
फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दोबारा शपथ ली और वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ। फिर आते हैं 2019 में जब बीजेपी 303 सीटें जीत कर आई थी, दूसरी बार शानदार बहुमत के साथ केंद्र में आई थी और उस समय राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत था देश। पुलवामा की वजह से राष्ट्रवाद की भावना चरम पर थी। बीजेपी धारा 370 हटाने का जश्न पूरे देश में मना रही थी। राम मंदिर के फैसले ने देश में हिंदुत्व की नई लहर भी जगा दी थी। उसके बावजूद भी एक साल बाद यानी 2020 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली। राजनीति का ये इतिहास देश की सियासत में ये फर्क बताता है कि दिल्ली की विधानसभा में केंद्र की राजनीतिक लहर का कोई असर नहीं हुआ। देश भर में जो असर हुआ वो दिल्ली पर नहीं हुआ। बीजेपी के पक्ष में कितना भी माहौल हो, केजरीवाल दिल्ली में दमदार ही नजर आए, लेकिन बीजेपी कभी भी हार नहीं मानती। खास तौर पे पिछले 10-11 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही जीतती है, युद्ध की तरह चुनाव लड़ती है और जीतने के लिए ही चुनाव में उतरती है। और इस बार भी दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चौतरफा जिसे बोलते हैं मोर्चाबंदी की भी है। वोट बैंक की कहें, योजनाओं का जिक्र करें, चुनाव प्रचार का जिक्र करें, हर तरह की कोशिश। और बीजेपी के साथ हैं वो चुनावी हथियार जो दिल्ली चुनाव की कोई अलग तरीके से नई धार दे रहे हैं। और बीजेपी की इन योजनाओं में शामिल है मुफ्त की योजनाओं के फायदे, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी की मुफ्त वाली योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी, जिनका वो हमेशा विरोध करते आए थे। आज आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं को आगे भी चलाने का ऐलान वो पहले कर चुकी हैं और ये बहुत कुछ दर्शाता है। इसी के साथ साथ बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नेताओं को मैदान में उतार रखा है। अभी से नहीं, पिछले 6, 7, 8 महीनों से। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने न सिर्फ उनको हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया, बल्कि सस्ते गैस सिलेंडर के साथ साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में लगातार नैरेटिव बना रहे हैं और वही चेहरा हैं। दूसरी तरफ अमित शाह जो आपको भले ही पब्लिक मीटिंग में कम नजर आ रहे हों, पर पीछे से, पर्दे के पीछे से जो पूरी रणनीति है वो अमित शाह तैयार कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति पर वो संजय झा के घर पर भोजन करने गए और वहां पर झुग्गी झोपड़ी हो, पूर्वांचली तमाम लोग मौजूद थे। और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को लेकर या भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो क्या कुछ करेगी, डबल इंजन की सरकार, ये तमाम बातें अमित शाह ने वहां उन लोगों के सामने अच्छे से रखी। और इसी तरह दिल्ली में हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की रणनीति को हिट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतार दिया है। दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी लगातार मैन टू मैन, डोर टू डोर मार्केटिंग या मार्किंग कहें कि मैन टू मैन मार्किंग, डोर टू डोर मार्किंग कर रही है, जिसके तहत लाभार्थियों को पहचानना, उनको अपने पक्ष में लेकर आना, पूर्वांचलियों के वोट बैंक को अपने पक्ष में लेकर आना। और साथ में बीजेपी ने ये पूरी स्पेशल टीम तैयार की जिसमें यूपी, बिहार और जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, इन सभी जगहों से उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, इन सभी जगहों से करीब 100 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। और इससे पहले भी इन पड़ोसी राज्यों से जो नेता हैं वो लगातार पिछले 6 महीने से दिल्ली में तैनात हैं। पूर्व सांसद और असम के जो बीजेपी के प्रभारी हैं हरीश द्विवेदी, उनको खास तौर पर इस टीम का, इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक बनाया है। अरविंद केजरीवाल की इमेज पर लगे डेंट का फायदा उठाने की भी भरपूर कोशिश है लगातार। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली के अंदर शीश महल जैसे मुद्दों पर जोर शोर के साथ इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर, जेल से लौटकर इस्तीफा देकर उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है कि वो सत्ता के लिए ही, कुर्सी के लिए ही राजनीति में हैं, या आम आदमी पार्टी पे जो डेंट लगा था वो इस्तीफा देके उन्होंने कम करने का कोशिश की। और इसके साथ ही बीजेपी ने एक और दांव चला है, और ये दांव है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष को कमजोर करने का। कांग्रेस उतर चुकी है, खास तौर पे उनका फोकस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, AIMIM है, लेकिन
एनडीए परिवार के ही एनसीपी सीटों को और वोट को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मैदान में उतारा है अजीत पवार की पार्टी को। और ये कितना फायदा देगा, ये बहुत रोचक है। और ये जब खबर आई थी तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक झटका जैसा था, क्योंकि वो ऑलरेडी ही कांग्रेस के साथ इस मोर्चे पर लड़ रहे थे। महाराष्ट्र में भले ही अजीत पवार बीजेपी के साथ है, लेकिन दिल्ली में उन्हें अलग से 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, भले ही अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ी अच्छी सीटें काबिज कर लेती है तो क्या पता चुनाव के बाद अगर अरविंद केजरीवाल को सीटों की जरूरत हो तो कांग्रेस वापस साथ आ जाए। इसी स्ट्रैटेजी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को उतारा। अब सवाल उठता है कि अजीत पवार ने यह कदम, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वजह से उठाया, तो इसके पीछे की रणनीति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। महाराष्ट्र में जब सीएम फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये लोग अजीत पवार की वजह से वहां आए थे और उनको किसी बात का गुरेज नहीं था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है। उनको केवल और केवल अजीत दादा से मतलब था और वो बीजेपी की सरकार को बधाई भी देते नजर आए और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनते देखना चाहते थे। साफ है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय में अजीत पवार की अपनी अच्छी पकड़ है। दिल्ली में भी अजीत पवार के 30 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और जाहिर है कि अजीत पवार के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होगा, जिसका फायदा डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। अब कुल मिलाकर इतना साफ है कि बीजेपी ने दिल्ली में जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और उनका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी या यूं कहें अरविंद केजरीवाल के साथ है, जिनके राजनीतिक करियर में इस बार का दिल्ली चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। केजरीवाल से जुड़े जो सूत्र हैं उनके मुताबिक, वापस से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि केजरीवाल से जुड़े सूत्र के मुताबिक बीजेपी हर राज्य में अपने विरोधी की इमेज कुछ इस तरह बिल्ड करती है कि चुनाव आते आते जनता में यह मैसेज चला जाता है कि बीजेपी के विरोधी एंटी हिंदू हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ। चुनाव के दौरान यह मोमेंटम बिल्ड किया गया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाकर एंटी हिंदू बन गए हैं। नतीजा यह हुआ कि एमवीए को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ यह मैसेज क्लियर नहीं कर पाई और केजरीवाल खुद के लिए यह इमेज बिल्ड करने में कामयाब रहे कि वो सभी जाति सभी धर्मों के साथ हैं। और रही सही कसर, बजट से ठीक पहले मिडिल क्लास को लेकर रखी गई 7 मांगों ने पूरी कर दी है। मिडिल क्लास जिस पर ज्यादातर किसी का ध्यान नहीं जाता, उस पर ध्यान दिया अरविंद केजरीवाल ने। मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल की पहली मांग है कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, फिर प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए। साथ ही केजरीवाल ने उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप की मांग भी की। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ का बजट भी 10% करने और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाने की मांग की और इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग भी केजरीवाल ने उठाई। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जरूरी चीजों के ऊपर से जीएसटी खत्म करने की मांग भी उठा डाली है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर रिटायरमेंट प्लान बनाने और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज की मांग भी अरविंद केजरीवाल ने उठा ली है। साथ ही रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट के लिए फिर से लागू करने की मांग केजरीवाल ने कर दी है। ये 7 मांगें दिल्ली के चुनाव से पहले मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर की हैं और ये वो मिडिल क्लास है जहां पर लगभग जितनी भी जातियां हैं वो आती हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, ये हर मिडिल क्लास घर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो मिडिल क्लास जो राजनीति की रसाकशी में सियासी दलों के नजरों से ज्यादातर दूर हो जाता है, वो सिर्फ टैक्स पे करता रहता है, उसके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं। अब अरविंद केजरीवाल खुद की भी ताकत फ्रीबीज की स्कीम मानते हैं और उनको लगता है कि बीजेपी को भी उनकी पिच पर उतरना पड़ा और उनकी योजनाओं को कंटिन्यू करने का वादा करना पड़ा, तो यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। इसके अलावा उन्होंने अपने हिंदुत्व की इमेज को इंटैक्ट रखा है।
वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम भाई भी उनसे दूर ना जाएं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इमामियों के जिनका भी पैसा सैलरी बाकी है वो सत्ता में आने के बाद दे दें। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने पिच पे लगातार बयानबाजी और वादे कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बस माइनॉरिटी वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूं। और यही वजह है कि दिल्ली में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं जिसकी उनकी चिंता बढ़ी हुई है, जो पहले कांग्रेस के साथ निभाया करते थे लेकिन 2015 से आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गए। अब कांग्रेस इन वोटरों के साथ साथ ये चाहती है कि ये तमाम वोटर अभी भी उनके साथ रहें और इसी तरह झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स भी बीजेपी से जो डोर टू डोर कनेक्ट हुए वो ढंग से वोट पे कनेक्ट ना हो जाए। ये तमाम वो बातें हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल की चिंताएं बड़ी हैं। इनको भी केजरीवाल अपने साथ में इंटैक्ट रखना चाहते हैं पहले के कार्यकाल के लिहाज से। दिल्ली के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है कांग्रेस। कोई भी तीसरी पार्टी, असल में चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने, अगर कोई भी तीसरी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो दिल्ली के नतीजों में फेरबदल हो सकता है और कांग्रेस उसकी पूरी तैयारी कर रही है, जिसका मकसद ये है कि इस बार वो दिल्ली चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। सही मायने में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी ही नहीं। अब वो चाहती है कि इस बार जब विधानसभा सत्र वापस हो तो कांग्रेस के चेहरे विधानसभा में नजर आए और यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस कोशिश का ट्रेलर हाल ही में देखने को मिला था। ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। ने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की। जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी तब तो आप मुख्यमंत्री थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। हालांकि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी की तबीयत नासाज चल रही है, जिस वजह से उनकी रैलियां भी रद्द हो रही हैं। और कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी वर्चुअल मीटिंग में जुड़े, ये बहुत रोचक किस्सा है, और उन्होंने अपना कैमरा बंद किया, तमाम जो बड़े दिल्ली से जुड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे उस मीटिंग में। वर्चुअली जब वो जुड़े और राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के नेता पहचाने नहीं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, कि उनकी आवाज तक पहचानने में नहीं आ रही थी। फिर भी कांग्रेस इस चुनाव में कुछ खास रणनीति के साथ उतरी है। पहले तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए घरों में जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। इस चुनाव में कांग्रेस की नजर पूरी तरह पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वोटर्स पर जाकर टिकी हुई है। अब कई जगह, जैसे मैं बुराड़ी गई तो वहां पर कार्यकर्ताओं की बात करें या वहां की जनता की बात करें तो उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर एक गाड़ी में बिठाते हैं, पूरी फिल्म दिखाते हैं, बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर सरकार आएगी तो क्या कुछ आपके लिए करेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से मानसिक रूप पे भी वोटर्स से बात की जा रही है, उनको शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जा रही है, चाहे फिर वो शीला जी के टाइम की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल में जो काम हो रहे हैं उसकी बात हो, संदीप दीक्षित की नई दिल्ली, अलका लांबा की कालका जी और बदरपुर से अवतार सिंह बडाना के बेटे अर्जुन बडाना की सीट का मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी बडाना को सीट टिकट देने पर पक्ष में नहीं थे, जिस पर काफी चर्चा हुई, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों ने उनसे कहा कि अगर बडाना को टिकट दी जाएगी तो वो जिताऊ साबित हो सकते हैं। गुर्जर और मुस्लिम वोट बैंक का कॉम्बिनेशन बनता है तो कांग्रेस के पाले में ये सीट आ सकती है। और इस तरह बुराड़ी की सीट का अगर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फाइट होती नजर आ रही है और कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकारों में किए गए कामों को चुनाव में नीचे मैदान पर उतार रही है, लोगों तक लेकर जा रही है। क्यों? वजह यह है, ये फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इसलिए हो गई है क्योंकि कहा यही जा रहा है, वहां की जब लोकल जमीन पर हम उतरे तो उन्होंने कहा कि बुराड़ी की सीट का जेडीयू के खाते में जाने से
बीजेपी के वोटर्स और वर्कर्स के बीच में निराशा हो गई है। वो उनको रास नहीं आया और इसका असर नतीजों पर भी देखने को मिलेगा और बीजेपी के वर्कर्स नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। इस तरह की जमीन पर बात निकलकर आ रही है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली का रण इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। सबकी अपनी अपनी ताकतें हैं और अपनी अपनी कमजोरियां। अगर ये चुनाव केजरीवाल के राजनीतिक करियर में अग्नि परीक्षा है तो बीजेपी के लिए भी ये वर्चस्व की लड़ाई से कम नहीं है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को नाक का सवाल बना दिया है। अब भले ही कांग्रेस सरकार ना बना पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक छत्र राज तो खत्म हो सकता है। वैसे भी राजनीति में कई बार किसी को हराकर भी अपना नफा किया जा सकता है। तो अगर इस नफे के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से वफा तोड़ भी दी तो बीजेपी के लिए भी ये एक नया मौका बन चुका है। बहरहाल नफा किसका, नुकसान किसका, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन उससे पहले नतीजों को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जो दांव चले जा रहे हैं वो भी कम दिलचस्प नहीं है। तो वोटिंग से पहले हम हर दांव और हर दांव पर होने वाले दंगल आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 पर।